हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी क्लास 10 की पढ़ाई। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को डिटेल से समझेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया है जहां पे मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया, फिर यूरोप का मैप दिखाया, उसमें जर्मनी दिखाया, इटली दिखाया, ऑस्ट्रिया साम्राज्य दिखाया और ना जाने कौन कौन से देश दिखाए। तो ये वीडियो हमने मैप से स्टार्ट की है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम फ्रेडरिक सरियू ने जो पेंटिंग बनाई है उसको पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके आगे बढ़ते हुए फ्रांस की क्रांति में जो नेपोलियन ने संहिता लेकर आए थे वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ते 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 हम लोग पहुंचेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन से सामाजिक वर्ग वहां पे उत्पन्न हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाएंगे 1815 में जब नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में और उसके बाद स्टार्ट होता है वियना संधि। और वियना संधि में ऐसे ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिसके बाद राष्ट्रवाद की उदय की भावना पूरे यूरोप में फैल जाती है और कई क्रांतिकारी उस टाइम हमें देखने को मिलते हैं जिसमें जिससे भी मैसनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वहां तक आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। होप सो आप अपनी बुक निकालेंगे, साथ साथ टिक मार्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के बारे में हमें पढ़ना है तो पता होना चाहिए कि यूरोप जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें हमारे 7 महाद्वीप दिए हुए हैं जिसमें से हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये यूरोप की स्टोरी जो है पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं आपको अगर ये अच्छे से दिखाऊं तो ये एकदम रंग बिरंगा वाला जो मैप है, ये जो मैप है इसमें हमें जो ये यूरोप वाला एरिया दिख रहा है आपको, इस पोर्शन के बारे में जो है हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। अगर थोड़ा और डीपली अच्छे से दिखाऊं आपको तो ये जो हमारा यूरोप का मैप है इसमें ना आपको यूरोप में कई सारे हमें ऐसे नेशंस के नाम मिलेंगे जिसे हमने कई बार नहीं सुना है। जैसे बच्चे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, पर ऑस्ट्रिया अगर देखा जाए तो वो एक साम्राज्य हुआ करता था और आज वो एक देश है। तो इसमें मैं आपको कुछ कुछ मेन जो हमें इस चैप्टर में बार बार नाम देखने को मिलेंगे वो बता देती हूँ। तो ये हमारा यूरोप का मैप है। यूरोप में अगर देखा जाए ये हमारा क्या है, ये फ्रांस है, फ्रांस की इधर जर्मनी, ये दोनों मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो है हमारा इटली है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ऊपर स्कॉटलैंड और बगल में आयरलैंड होता है जिसको पूरे को मिला के हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसके बारे में भी हमें चैप्टर में पढ़ना है। और अगर बात करें तो आपको ये चैप्टर में बार बार ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग, ये सब नाम सुनने को मिलेगा। तो ये ऑस्ट्रिया एक ना साम्राज्य हुआ करता था। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी ये देश है, पहले ही कई सारे छोटे छोटे देश को मिला के एक साम्राज्य हुआ करता था। और इसी से जो है कई सारे देश हम देखेंगे चैप्टर में कि अलग हो जाते हैं, तभी तो राष्ट्रवाद आता है वहां पे और तभी सारे देश अलग हो जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया एम्पायर जो है इस रीजन की बात करते हैं हम लोग, जब भी हम चैप्टर में ऑस्ट्रिया बात करेंगे तो ये इस रीजन की बात की जाएगी। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज, सिसिली, एक चैप्टर में ना हमें सिसिली राज्य करके भी दिया गया। तो सिसिली क्या है, इटली का हिस्सा है, ठीक है। इटली ना पहले कई सारे हिस्सों में बटा था, वो चैप्टर में आगे मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। तो ये पूरा जो था मैप था, आप क्योंकि अगर आप मैप को देख के समझेंगे कि कौन सा देश कहां पर है तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये रही हमारी मैप की बात। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर स्टार्ट होता है एक पेंटिंग से। ये पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सरियू ने बताई थी, उनके बारे में भी मैंने आपके लिए नोट्स रेडी किया, वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इस पेंटिंग को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि अगर आप देखें ना क्वेश्चन पेपर को, तो आजकल हमारे जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है उसमें पेंटिंग्स को भी दिया जाता है और पूछा जाता है किसने बनाया है, या फिर पूछा जाता है कि ये क्या दर्शा रहा है, इस पेंटिंग के माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है। तो इस पेंटिंग को भी थोड़ा अच्छे से हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये जो पेंटिंग है फ्रेडरिक सरियू ने बताई थी जो कि फ्रांस के थे, ये बात हमने समझ ली, ये सब जानते हैं, बट डिटेल में देखते हैं पेंटिंग को। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा है, जिनके एक हाथ में एक मशाल है जो कि ज्ञान को प्रदर्शित करता है और एक हाथ में अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों घोषणा पत्र का मतलब होता है जो हमारे मानव के जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये जो है उनके हाथों में ये घोषणा पत्र दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये अपने अपने देश के लोग जो है स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, वो दिखाया गया है, जिसमें ये जर्मनी के लोग हैं, ये फ्रांस के लोग अपना झंडा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
इसके अलावा ये नीचे आप देखेंगे पेंटिंग में, तो ये क्या है, ये निरंकुशतावाद के ध्वस्त अवशेष है। निरंकुशतावाद क्या होता है, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा बस अपनी मनमानी चलाएगा, जनता की सुनेगा ही नहीं, उसे निरंकुशतावाद कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है इनके द्वारा कि जो निरंकुशतावाद के प्रतीक थे, जो राजतंत्र के प्रतीक थे, जनता ने उन सबको उखाड़ फेंक दिया और अब जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद की भावना से इतने जाग चुके हैं कि वो अब स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है निरंकुशतावाद का प्रतीक है। इसके अलावा आप पेंटिंग में देखेंगे तो पेंटिंग में जो है ऊपर फरिश्ते दिखाए गए हैं, फरिश्ते जो ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहे हैं, लोगों पे फूल बरसा रहे हैं कि तुम सही काम कर रहे हो। तो ये जो है पूरी पेंटिंग हमारी ये दिखा रही है। होप सो कि आपको पेंटिंग समझ में आ गया होगा। पेंटिंग में ध्यान रखना है कि अलग अलग देश के लोग जो है अपने अपने अलग अलग स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये निरंकुशतावाद का प्रतीक है और ये ऊपर से फरिश्ते जो है उन पे फूल बरसा रहे हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो पेंटिंग है ये जो है काल्पनिक है, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये जो फ्रेडरिक सरियो ने पेंटिंग बनाई है ये उनकी यूटोपिया सोच को दिखाता है। यूटोपिया भी हम आगे वर्ड समझेंगे क्या होता है। यूटोपिया का मतलब कि उनकी कल्पना को दर्शाता है, बल्कि आप खुद समझिए ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसमें सारे देश एक साथ आके जो है स्वतंत्रता समानता की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो है उनकी कल्पना पे आधारित पिक्चर है। अब इस पे रिलेटेड मैंने आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं, उस नोट्स को देखते हैं। तो चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। अब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे एक बॉक्स में जो है राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है, तो हमें इसको पढ़ना है। ये मैंने कहीं और से नहीं उठाया, आपकी बुक से उठाया। तो राष्ट्रवाद के बारे में ना अर्नस्ट रेनन ने अपनी बुक जो लिखी है राष्ट्र क्या है, उसमें राष्ट्रवाद को बहुत अच्छी तरीके से जो है परिभाषित किया है। अर्नस्ट रेनन जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक है। तो इन फ्रांसीसी दार्शनिक ने एक बुक लिखी राष्ट्र क्या है, और राष्ट्र क्या है में उन्होंने राष्ट्रवाद को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, लोगों में एकजुटता की भावना, चाहे वो अतीत के माध्यम से लोग जुड़े या सेम कल्चर के माध्यम से लोग जुड़े या सेम भाषा के माध्यम से लोग जुड़े। जब देश के लिए मर मिटने की जो हमारे अंदर भावना जाग जाती है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो वो ही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो इस राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है अर्नस्ट रेनन ने अपनी बुक में। अब जो हमने पेंटिंग डिस्कस किया था फ्रेडरिक सरियो की, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेडरिक सरियो, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेडरिक सरियो कहाँ के कलाकार थे, कहाँ के कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने जो पिक्चर बनाया था उसमें जो है राष्ट्रों के बीच संधि एक दिखाई गई है, जिसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि लोग एकता भाईचारे के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इस पेंटिंग में जो है निरंकुशतावाद के मैंने आपको अवशेष दिखाए थे कि राजतंत्र को किस तरीके से लोग खत्म कर रहे हैं और आगे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। तो निरंकुशतावाद के ध्वस्त अवशेष को दर्शाया गया। अब निरंकुशतावाद का मतलब क्या होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी का अंकुश ना हो, बस उसमें राजा का जो है अथॉरिटी हो, राजा जो बोले वो होगा, ऐसा। तो निरंकुशतावाद का मतलब ही होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी का भी अंकुश ना हो, इसमें जो सबसे ऊपर टॉप पे अथॉरिटी होती है उनका ही डोमिनेंस चलता है, उनका ही आधिपत्य चलता है। तो ये निरंकुशतावाद था। आपकी बुक में जो है अगर आप देखें तो निरंकुशतावाद को ना डेफिनेशन भी दी गई है, तो आप यहाँ से भी थोड़ा जो है लर्न कर सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का भी कोई अंकुश नहीं होता। तो निरंकुशतावाद की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आगे देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो पिक्चर है ये पिक्चर हमारी उटोपिया। उटोपिया का मतलब क्या होता है, काल्पनिक पिक्चर। काल्पनिक पिक्चर जो रियली में एग्जिस्ट, ऐसी सोसाइटी जो कभी रियली में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, जहाँ पे सारे देश के लोग जो है इकट्ठे आ जाए और अपने अपने राइट्स का डिमांड करें, ऐसा संभव नहीं है। कई सारे नेशन में ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो है ये चित्र जो है यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब ही होता है ऐसी आदर्श समाज जो केवल काल्पनिक है और वास्तविकता में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी भी अस्तित्व में नहीं आती है। ठीक है, तो ये चित्र यूटोपिया का चित्रण दिखाया गया। इसके अलावा अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर में, तो ये आपको दिख रहा है आगे झंडा। ये झंडा मतलब क्या है, इन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है, इन्होंने जो है यहाँ पे निरंकुशतावाद को खत्म कर दिया है। और ये देश कौन से है, तो ये देश है हमारे यूरोप और यूएसए यानी अमेरिका। यूरोप और अमेरिका के लोग जो है स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, इसमें ये दिखाया गया। इसके अलावा आगे अगर हम देखें, हाँ, तो ये यही है कि जो यूरोप है और स्विट्जरलैंड के जो देश है वो राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, इसमें ये दिखाया गया। इसके अलावा ये जो है ये झंडा दिख रहा है आपको, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, सिसिली, ऐसे ऐसे कई सारे देश जो है लाइन में लगे हुए हैं कि हमें भी जो है आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, राजतंत्र को हमें खत्म करना है। तो यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सिसिली राष्ट्र राज्य बनने की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो होप सो आपको ये पेंटिंग्स अच्छे से समझ में आएगी। किसने बनाई है, याद रखना फ्रेडरिक सरियो ने बनाई है। कहाँ के कलाकार थे, फ्रांस के कलाकार थे। इस पेंटिंग में मेनली क्या दिखाया गया, निरंकुशतावाद को दिखाया गया और यहाँ पे यूटोपिया को दिखाया गया। यूटोपिया वर्ड आपको याद रखना है कि ऐसी समाज जो कि काल्पनिक है, वास्तविकता में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो है टॉपिक यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं फ्रांस में इस टाइम क्या सिचुएशन चलती है।
आगे बढ़ते हैं और टॉपिक वन को देखते हैं। टॉपिक वन हमारा आता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति है, वो कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अब ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसमें हमने तीन जो है इनका आदर्श या लक्ष्य पढ़ा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो इसमें 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें स्वतंत्रता पे, समानता पे, बंधुता पे, मतलब एकता की भावना पे जो है मेनली जोर दिया गया था। अब आपकी बुक में ये दिया गया है कि इसमें जो है फ्रांसीसी क्रांति तो जो हुई थी, इसने राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किस प्रकार से किया गया, क्यों लोग जो है सारे आगे बढ़े और क्रांति में लोगों ने सहयोग दिया? तो इसको बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई राष्ट्रवादी भावना ने। अब राष्ट्रवादी भावना का प्रचार कैसे किया गया? पहले लोगों में सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ाया गया, लोगों में पितृभूमि, नागरिकता की भावना को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर किया गया कि आप जो है फ्रांस के ही नागरिक है। अगर देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई बोले कि आप भारतीय हैं, तो अलग ही राष्ट्रवाद की भावना आती है ना, नेशनलिज्म की भावना आती है ना, कि भाई अब तो देश के लिए कुछ भी कर दूं। तो वैसे ही लोगों को फ्रांस की नागरिकता के नाम पे एकजुट किया गया, लोगों ने समान अधिकार, समान कानून की डिमांड की और एक राष्ट्र ध्वज बनाया गया। हम लोग अपने तिरंगे को देख के कितना प्राउड फील करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने जो है अपना एक राष्ट्र ध्वज बनाया और उनकी एक साझा भाषा, मतलब एक सेम भाषा भी हुआ करती थी जो कि फ्रेंच हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों ने, इन सारे तत्वों ने जो है लोगों में एकता की भावना को बढ़ाया और यही एकता की भावना ने आगे जाके किसको बढ़ावा दिया? राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की नींव बना और इससे जो है 1789 में जो है फ्रांस में क्रांति हुई। अब ये जो फ्रांस में क्रांति हुई, तो इसने क्या किया? इसके माध्यम से स्वतंत्रता आई, समानता आई, बंधुता, इस पे जो है मेनली फोकस किया गया था। और इसके बाद फ्रांस में हम देखेंगे तो किसका शासन आ जाता है? इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन का शासन आ जाता है और नेपोलियन जो है कई सारे सुधार प्रक्रिया को लेकर आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे 1804 की नेपोलियन की संहिता, जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि नेपोलियन की संहिता क्या थी। फ्रांस में एंट्री हो चुकी है नेपोलियन भाई साहब की। अब नेपोलियन यहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्रांति हुई है, लोग भड़के हुए हैं, लोग चाहते हैं कि उन्हें अधिकार मिले, तो वहां पे जो नेपोलियन है वो संहिता ले आता है, जिसे 1804 की नागरिक संहिता कहते हैं। इसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसमें आपका क्वेश्चन आता है। कभी पूछ लेगा नेपोलियन संहिता के बारे में बताएं, नेपोलियन संहिता की विशेषता बताएं। कभी नेपोलियन नाम ना देके नागरिक संहिता बोल देगा कि कब आया नागरिक संहिता, तो याद रखना नागरिक संहिता आया था 1804 में और इसकी विशेषताएं जो है मैंने आपके लिए बुक में टिक कर दी, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, नेपोलियन संहिता जो आया, इसके द्वारा जन्म से जो विशेषाधिकार दिया जाता था लोगों को कि ये जो है कुलीन वर्ग में जन्मा है, उच्च वर्ग में जन्मा है, तो ये एलीट क्लास हुआ, थोड़ा अच्छा वर्ग हुआ और उसको जन्म से ही वो विशेषाधिकार भी प्राप्त हो जाते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, जन्म आधारित विशेषाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को जो है यहाँ पे स्थापित किया गया, समानता के अधिकार को यहाँ पे स्थापित किया गया कि कानून के समक्ष सभी समान है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सामंतवाद को खत्म किया गया। सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद में मेनली आप ये समझिए कि इसमें किसानों का शोषण किया जाता है, कि उनपे कर, बहुत सारे टैक्स वसूले जाते हैं, सामंत जो होते हैं उनसे बहुत टैक्स वसूलते हैं। तो सामंतवादी जो प्रथा थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे किसानों का शोषण होने से बचा। इसके अलावा जो भूदासत्व था, भूदासत्व मतलब जमीनों पर किसानों से दास की तरह काम करवाना, उसको खत्म किया गया। जागीरदार जो शुल्क वसूलते थे, जो टैक्स वसूलते थे किसानों से, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा संचार व्यवस्था जो थी उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार किया नेपोलियन ने। तो ये नेपोलियन ने जब ये सब सुधार किए तो जनता वहां की हो गई खुश, हैप्पी होगी, स्माइल आ गई सबके फेस पे। अब बट क्या होता है, ये ही बाद में लोग जो हैं, क्योंकि अब जब स्टार्टिंग में हमें कोई कुछ ना कुछ मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है, बट बाद में यही सारी चीजें जो है परेशान बन जाती हैं लोगों के लिए और लोग अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे नेपोलियन टैक्स ले आते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं, जो प्रेस होता है, मीडिया होता है, अखबार जो उस टाइम छप रहे होते हैं, उन पे सेंसरशिप लगा दी जाती है कि हमारी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं छाप सकते। तो लोग इससे परेशान हुए, जो टैक्स बढ़ाए जा रहे थे उससे परेशान हुए। इसके अलावा अगर आप नेपोलियन को पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे नहीं पढ़ना, मैं आपको बता देती हूँ। नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस में जब इसने अपना शासन स्थापित किया था तो यहाँ पे ना वो राजतंत्र को तो उन्होंने बढ़ाया था, पर राजतंत्र के साथ ये सारी सुविधाएं भी दी थी। बल्कि आप में से सब जानते हैं कि राजतंत्र में जब भी हमारे मन में, मैं आपके सामने जब भी राजतंत्र का नाम लूं, मोनार्की का वर्ड यूज करूं, तो आपके मन में यही एक बहुत बेकार सा राजा है जो लोगों को बहुत दबा के रखता है, उनको कुचल के रखता है, उनकी बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी चलाता है, उनका बहुत शोषण करता है, यही आता है ना। पर नेपोलियन जब यहाँ पर आया, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई
हुई तो उसके बाद वो राजतंत्र तो था ही फ्रांस में, बट उसके साथ ये सारी सुविधा और अधिकार भी लोगों को दिए गए। बट क्योंकि वहां पे राजतंत्र था तो वहां पे अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए, सेंसरशिप लगा दी कि मीडिया हो गया या फिर न्यूज जो वहां पे अखबार छपते थे वो उसकी मर्जी के बिना नहीं छप सकते। इसके अलावा नेपोलियन ने ना बहुत ज्यादा अपने टाइम पे विस्तार पे फोकस किया था। विस्तार मतलब क्या होता है कि फ्रांस से लेके पूरे और एरिया तक उसने बढ़ाने पर जोर दिया था। जैसे ये आप मैप देखेंगे तो ये हमारा फ्रांस है, तो फ्रांस से इसने आसपास के क्षेत्रों पर भी जो है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक उसने विस्तार इतना कर दिया कि यहाँ पे उसने क्या किया, जब ये विस्तार स्टार्ट किया था तो ये जो अपनी संहिता थी ये दूसरे क्षेत्रों में भी उसने लागू कर दी। अब ये बताइए मुझे, अगर किसी को विस्तार करना है, अपने एरिया को एक्सपैंड करना है, जो फ्रांस यहाँ तक सीमित है उसको यहाँ तक बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी, सेना की जरूरत पड़ेगी। वही तो वॉर पे जाएगी, वही तो लड़ेगी और जाके दूसरे देश पे कब्जा करेगी। तो जबरदस्ती नेपोलियन के टाइम में सेना में भर्ती की गई लोगों की, जिससे लोग जो है नाखुश थे, अनहैप्पी थे। तो ये जो है पूरा नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता थी, जिससे लोग खुश भी थे, बट बाद में देखते हैं वही खुशी जो है बाद में दुख में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपके लिए बुक में ना टिक भी कर दिया है, आप इसको जल्दी से अपने बुक में टिक कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरे 6 पॉइंट टिक कर दिए, 6 पॉइंट आप भी अपनी बुक में टिक कर लीजिए। यही आपको पेपर में भी लिख कर आना है, नेपोलियन संहिता से क्वेश्चन आएगा तो ये तो हमारा पूरा नेपोलियन संहिता के बारे में रहा। उसके बाद बुक में ना 2 पेंटिंग्स दी गई है, ये दोनों पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने जो है विस्तार पे बहुत फोकस किया, फ्रांस से लेके फिर डच पे गया, स्विट्जरलैंड पे गया, इन सारे एरिया में जो है उसने विस्तार पे फोकस किया था, विस्तार करने की कोशिश की थी। यानी कि जर्मनी में भी, जो कि जर्मनी वाला हमारा अगर एरिया हम देखें तो ये फ्रांस और इधर वाला जो एरिया ये जर्मनी हो गया, तो जो पहले कई हिस्सों में टूटा हुआ था, तो यहाँ तक भी जो है नेपोलियन ने विस्तार करने की कोशिश की थी। और जब नेपोलियन ने विस्तार किया तो वहां पे जो है अपने जो फ्रांस में उसने नीतियां लागू की थी, वही सेम नीति उसने जर्मनी में भी लागू कर दी। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है, जैसे चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, जो हमारे दुश्मन है, वो हमारे यहाँ पे आके रूल करते हैं, अपनी चीजें लागू करते हैं, तो हमें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हम चाहेंगे कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तो जर्मनी के लोगों में भी सेम यही भावना जगी कि फ्रांस के लोग हमारे देश में आके हमारे देश पे ही कब्जा करके हम पर ही शासन चला रहे हैं, हम पर ही रूल कर रहे हैं और हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जर्मनी के लोगों के मनोदशा को दिखाने के लिए एक चित्रकार है यहाँ पे, क्या नाम है इनका, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने जो है ये पिक्चर बनाई है। इस पिक्चर में क्या दिखाया उन्होंने कि ये लाल, नीले, सफेद और लाल रंग की ड्रेस में हमें इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि नीले, सफेद और लाल रंग की जो पिक्चर में जो फ्रांस की सेना है उसको दिखाया जा रहा है कि वो कैसे लोगों को दबा रही है, दमन कर रही है, उनको परेशान कर रही है। यहाँ पे महिलाओं को खींचा जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। तो इसमें ना, इसमें ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक उन्होंने स्लोगन टाइप का लिखा है, जिसमें दिखा है कि हमसे आजादी और समानता ले लो। ये कौन बोल रहे हैं? जर्मनी के लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम फ्रांस के लोग जो यहाँ पे हमें समानता और आजादी दिलाने के लिए आए हो, नहीं चाहिए हमें कोई आजादी, नहीं चाहिए कोई समानता, तुम अपनी आजादी और समानता ले लो और हमें हमारा देश दे दो। तो ये जर्मनी के लोगों की मनोदशा को दिखाता हुआ ये पिक्चर है, आपको ध्यान रखना है। इसमें ऊपर ये झंडा ये लोग डाल रहे हैं। तो ये तो हो गया, बनाया किसने है इसको बनाया है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने। ओके, ध्यान रहेगा ये वाला। अब एक और पिक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ये वाली पिक्चर ना मेनली हमारे नेपोलियन को दिखाती है। नेपोलियन भाई साहब जो है बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे थे। अब 1813 में गए एक लड़ाई पे, और अब देखिए जब भी ना कोई लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या होता है, जब लड़ाई हो जाती है, जो जीत जाता है हार जाता है, उनके बीच में एक समझौता होता है, एक संधि होता है, जिसके द्वारा जो हारने वाला जो कंट्री होता है वो जीतने वाले कंट्री को कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, चाहे वो हर्जाना दे दे, युद्ध का जितना भी युद्ध में उसका खत्म हुआ है पैसा, वो सारा उसको दे दे जीतने वाले को। तो क्या हुआ था 1813 में जो है लाइप्सिग की लड़ाई होती है। लाइप्सिग की लड़ाई जो होती है उसमें नेपोलियन हार जाता है। अब नेपोलियन जब हारता है तो जब संधि होती है तो नेपोलियन ने जिस जिस एरिया पे कब्जा किया था वो सारा एरिया जो है उसे जीतने वाले पक्ष को देना पड़ता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है एक डाकिये के थ्रू कि राइनलैंड में एक डाकिया जो है लाइप्सिग से आता है वापस फ्रांस में, और ये डाकिया मेनली किसको दिखाता है, ये मेनली हमारे नेपोलियन भाई साहब को दिखाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मेनली हमारे किसको दिखा रहा है, नेपोलियन को दिखाता है, जो लड़ाई में हार गया था। और ये जो चिट्ठियां दिख रही हैं उसके झोले से चिट्ठियां गिर रही हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे देश जो है उसके हाथ से छूट चुके हैं। तो ये पिक्चर मेनली ये दर्शाता है, ध्यान रखना है। ये डाकिया किसको प्रदर्शित करता है, नेपोलियन को प्रदर्शित करता है। और ये क्या, इसके झोले से जो चिट्ठियां निकल रही है वो क्या दिखा रही है कि नेपोलियन ये सारे देश हार चुका है।
इसके अलावा ये पिक्चर बताई थी, ये पिक्चर किसकी दिखाता है, जर्मनी की मनोदशा का दिखाता है कि जर्मनी के लोग कहते हैं हमसे हमारी आज़ादी ले लो और अपनी समानता भी ले लो और हमें हमारा देश दे दो। तो ये मेनली जो है ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर कि कैसे जब ये सारी सिचुएशन चल रही है कि फ्रांस जो है बहुत ज्यादा विस्तार कर रहा है, नेपोलियन अपनी नीति लागू कर रहे हैं, लोग जो है परेशान हो चुके हैं नेपोलियन से, तो अब जो है धीरे धीरे हम देखेंगे यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रबल होगी, राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों में बैठने लगेगी। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरीके से होता है इस टॉपिक को समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां जो है यूरोप में थी, क्या बैकग्राउंड था वहां पे कि जिसकी वजह से राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रबल हुई और वहां पे विस्तारित हुई। तो सबसे पहले अगर देखा जाए 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में, 19वीं सदी का मतलब क्या है, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ क्या होता है 19th सेंचुरी का मतलब। 19th सेंचुरी का मतलब होता है हमारा 1800 से लेकर 1899 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे 19वीं सदी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 17th सेंचुरी को कैसे लिखेंगे तो ये हमारा 1600 से लेके 1699 तक का टाइम पीरियड होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 18th सेंचुरी को किस तरीके से जो है हम लिखेंगे और अभी जो हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं उसको किस तरीके से लिखेंगे, ये जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी में हमने देखा कि यूरोप में क्या स्थितियां होती हैं, तो उसमें कोई राष्ट्र राज्य नहीं होता। मतलब जैसे मैंने आपको मैप दिखाया था, तो मैप में मैंने दिखाया था कि ये इटली है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये हमारा इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। तो जैसे हमें आज वर्तमान में देश देखने को मिलते हैं वैसे 19वीं सदी के टाइम पे नहीं हुआ करते थे, बल्कि उस टाइम ये छोटे छोटे राज्य क्षेत्र में, मतलब अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करते थे, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र। जैसे इटली ही 7 हिस्सों में बटा हुआ था, जर्मनी ही 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में ये विभाजित थे जिन पे राजा का शासन होता था। अब राजा का शासन होगा तो हम क्या इमेजिन करेंगे, अच्छा शासन होगा? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा शासन होगा। राजतंत्र होगा तो वहां पे कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, लोगों का शोषण हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये था, ये सिचुएशन थी कि छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे, राजा का शासन होता था। इसमें मैंने आपको एक बताया था ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया साम्राज्य बताया था, याद कीजिए मैप में मैंने आपको ऑस्ट्रिया साम्राज्य के बारे में बताया था। अगर मैं आपको यूरोप के मैप में दिखाऊं तो यूरोप के मैप में मैंने आपको बोला था कि ये है हमारा ऑस्ट्रिया एम्पायर, ऑस्ट्रिया साम्राज्य। और ये वाला जो रीजन है ना, ये भी वैसे जो करंट यूरोप का मैप है ये है, बट मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूरोप में हमारा ऑस्ट्रिया एम्पायर की बात करें तो ये है, इसे हैब्सबर्ग साम्राज्य भी कहा जाता था। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था उस पर शासन होता था, हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो शासन था वो होता था कहाँ पे, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले रीजन पे। अब ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन था, जैसे ये ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन है, तो इसमें ना छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग जो है रहा करते थे। यहाँ पे कुछ लोग जर्मन बोल रहे, कुछ स्पेनिश बोल रहे, कुछ मैग्यार बोल रहे, कुछ पॉलिश बोल रहे, मतलब अलग अलग भाषा के लोग जो है एक बड़े से साम्राज्य में रहा करते थे। तो अब आप मुझे बताइए, जब उनकी भाषा अलग है तो उनकी संस्कृति अलग होगी, होगी जरूर होगी संस्कृति अलग। अब जब उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तो क्या उनका कोई शेयर कल्चर है, कोई साझा पहचान है? नहीं है। क्या उनकी कोई साझा संस्कृति है? नहीं है। क्या उनमें फिर एकता की भावना प्रबल होगी? नहीं होगी, एकता की भावना यहाँ पे प्रबल नहीं होगी। तो ये हम देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद के स्टार्ट होने से पहले का बैकग्राउंड है कि वहां पे राजतंत्र हुआ करता था, लोग अलग अलग संस्कृति के लोग रहा करते थे, अलग अलग भाषाओं के लोग रहा करते थे। और मेनली पूरे यूरोप में अभी किसका दबदबा चल रहा था, हमारा हैब्सबर्ग साम्राज्य का चल रहा था, जो कि कहां पे शासन करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी में शासन करता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वहां यूरोप में उस समय सामाजिक संरचना क्या थी। सामाजिक संरचना का मतलब हुआ कि कौन से वर्ग वहां पे रहा करते थे और ऐसा कौन सा वर्ग वहां पे इमर्ज हुआ जिसने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, सामाजिक संरचना की बात करें तो उस टाइम यूरोप में जो है मेनली हमारे समाज में 2 वर्ग हुआ करते थे। एक होता था कुलीन वर्ग और दूसरा होता था कृषक वर्ग। कुलीन वर्ग जिसे एलीट क्लास भी कहा जाता है, ये एक रिच क्लास होती है, अमीर वर्ग होता है। ये जो है उस टाइम यूरोप में अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे और मेनली ये ज्यादा फ्रेंच भाषी लोग होते थे, मतलब फ्रांसीसी भाषा को बोलते थे। ये तो हो गए कुलीन वर्ग। उसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है वो होता है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग जो होता है इनकी जनसंख्या तो अधिक होती है, पर ये शक्तिशाली होते हैं कुलीन वर्ग की तुलना में? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कुलीन वर्ग की खेती जो जमीन होती है वहां पे जाके खेती करते हैं, तो ये इतने पावरफुल नहीं होते। ये हो गया कुलीन वर्ग, ये होता है कृषक वर्ग। अब हमें याद रखना है कि इस समय जब हम ये पढ़ रहे हैं उसके बाद 18, 19 सेंचुरी तक
क्या होता है, इंग्लैंड में हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण हो जाता है, मशीनें आ जाती है, मशीनों के आने से नया वर्ग समाज में इमर्ज हो जाता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पे यूरोप में एक नया मतलब कह सकते हैं एरा इमर्ज करता है जिसे औद्योगिकरण कहते हैं। एक नए युग की शुरुआत है जिसे औद्योगिकरण कहते हैं, क्योंकि इससे पहले औद्योगिकरण नहीं था। औद्योगिकरण आया तो मशीनें स्थापित हुई, मशीनें स्थापित हुई तो हमें श्रमिकों की जरूरत है। यहाँ पे फिर उद्योगपति आएंगे और मशीन लगाएंगे, तो इसकी वजह से समाज में एक नया वर्ग उदय होता है जो जिसमें कि व्यापारी शामिल होते हैं, शिक्षक शामिल होते हैं, उद्योगपति शामिल होते हैं और कई कई सारे विद्वान शामिल होते हैं, कई सारे इंटेलेक्चुअल इस टाइम पे इमर्ज होते हैं। अब जब ये विद्वान इंटेलेक्चुअल इमर्ज होते हैं, तो इससे पहले जब मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि उस टाइम जो यूरोप था उसमें कोई शेयर्ड कल्चर या शेयर्ड पास्ट या फिर साझा भाषा, साझा संस्कृति की बात नहीं की जाती थी, जिससे वहां पे एकता का अभाव था। बट जब ये नया क्लास इमर्ज होता है जिसे नया मध्यम वर्ग कहा जाता है, मिडिल क्लास कह सकते हैं, तो इन्होंने जो है बेड़ा उठाया कि हम जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करेंगे, यहाँ पे एकता की भावना को जो है बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इस वर्ग ने क्या किया, जो कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे कि वो शक्तिशाली थे, अमीर वर्ग थे, उनके खेतों पे तो कृषक वर्ग काम करते थे, तो उनके विशेषाधिकारों का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने यूरोप में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब आप मुझे बताइए, इतना हमने चैप्टर पढ़ लिया, अगर एकता बढ़ेगी तो फिर क्या आएगा, वहां पे राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। तो यही सेम चीज यहाँ पे किया गया कि इन्होंने एकता को बढ़ावा दिया ताकि यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जगे और जो छोटे छोटे क्षेत्र उस टाइम यूरोप में विभाजित थे वो एक राष्ट्र राज्य के रूप में इमर्ज हो सके। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जब इन्होंने एकता की भावना को बढ़ावा दिया तो कैसे राष्ट्रवाद की भावना जो है यूरोप में इमर्ज हुई। करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, हमने देखा था जो नया मध्यम वर्ग था उसने राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया और यही राष्ट्रीय एकता की जो भावना है आगे हमारे जन्म देती है उदारवादी राष्ट्रवाद को, जो हमें मेनली 1848 की जो क्रांति होती है उसमें अहम भूमिका निभाती हुई दिखती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के में भी आ सकता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब बताए या उदारवाद का मतलब बताए। तो आपको याद रखना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद जो है इसको इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं, जो लैटिन भाषा के लिबर से बना है। लिबर का मतलब क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष समानता। तो ये ध्यान रखना है, आपको 2 मार्कर में आ सकता है, उदारवादी राष्ट्रवाद की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ना आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मैंने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। एक है हमारा राजनीतिक विचार, एक है हमारा सामाजिक विचार और एक है हमारा आर्थिक विचार। इस टाइम पे जो नए मध्यम वर्ग उभर कर आए थे उन्होंने उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ज्यादा प्रबल किया। अब जब उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बहुत बढ़ाया तो इसमें उन्होंने कुछ डिमांड भी रखी, जो कि जिसको मैंने 3 हिस्सों में बांटे, एक राजनीतिक थी, एक सामाजिक थी और एक आर्थिक विचार थे। क्या क्या वो सुधार चाहते थे तो उस बेसिस पे हम देख सकते हैं। इसको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो अभ्यास का क्वेश्चन है उसका भी आप इसके थ्रू आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक आपके अभ्यास का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये वाला कि उदारवादियों के 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया, तो इसमें आप उदारवाद की डेफिनेशन लिखेंगे और उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार को बढ़ावा दिया, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहला देखते हैं राजनीतिक विचार, क्या उनकी राजनीतिक डिमांड थी। तो पहला था इनमें कि जो पादरी वर्ग है, पादरी कौन होते हैं, जो चर्च के पुजारी होते हैं उनको पादरी वर्ग कहा जाता है, तो उनको जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं। हमने ये भी देखा था जो कुलीन वर्ग थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो इनकी डिमांड थी कि जो विशेषाधिकार कुलीन वर्ग को दिया गया है, पादरी वर्ग को दिया गया है, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो विशेषाधिकार को समाप्त करने पे जो है इन्होंने जोर दिया था। आगे जब देखते हैं तो इन्होंने प्रतिनिधि सरकार की स्थापना पर जोर दिया। इसमें बोला कि एक संसद का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें जो प्रतिनिधि जाएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो जनता के द्वारा चुने हुए जाएं, जैसे आज के टाइम पे होता है। तो ये प्रतिनिधि सरकार की इन्होंने डिमांड की। इसके अलावा इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की डिमांड की। प्रेस की स्वतंत्रता से क्या मतलब है, उस टाइम अगर हम देखें तो सेंसरशिप हमने पढ़ा था जो नेपोलियन ने लगा रखा था कि कोई भी नेपोलियन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं छाप सकता। तो जब उदारवादी राष्ट्रवाद बढ़ा यूरोप में तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को जो है आजाद करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये डिमांड करी कि हमें जो है प्रेस स्वतंत्र चाहिए, अखबार जो है स्वतंत्रता से काम करे, ये इन्होंने डिमांड की।
इसके अलावा इन्होंने संघ निर्माण की स्वतंत्रता मतलब कोई भी संगठन बनाने, कोई भी समूह बनाने, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता की इन्होंने डिमांड की। तो ये तो इनके राजनीतिक विचार थे, ये इनकी राजनीतिक मांगे थी कि हमारी ये मांगे पूरी करो। अब आते हैं सामाजिक विचार पे। तो सामाजिक विचार में वही कि कानून के समक्ष हमें समानता दो, कुलीन वर्ग कुछ नहीं होगा, पादरी वर्ग कुछ नहीं होगा, कृषक वर्ग कुछ नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। तो इन्होंने समानता पर जो है मेनली जोर दिया। इसके बाद इन्होंने मताधिकार, सबको इक्वल राइट, वोट का राइट हो, ये इन्होंने डिमांड की। इसके अलावा उन्होंने सरकार चयन का अधिकार कि सरकार जो है हमारे द्वारा चुनी जानी चाहिए, ये डिमांड की। इसके बाद जब हम देखते हैं आर्थिक विचार में, तो आर्थिक विचार में क्या किया इन्होंने, मुक्त व्यापार की डिमांड की, क्योंकि उस टाइम व्यापार पर जो है राजा जो उस टाइम पे होते थे उनका नियंत्रण होता था। तो इन्होंने बोला कि हमें मुक्त व्यापार की व्यवस्था चाहिए। इसके अलावा इन्होंने पूंजी और वस्तु के आदान प्रदान पर राज्य नियंत्रण को खत्म करने पर, मतलब क्या हुआ कि एक देश से दूसरे देश में जो पूंजी जाती है, जो वस्तु जाती है, तो उस पर जो स्टेट है अपना नियंत्रण करके रखता है कि ये जो है सामान इधर नहीं जाना चाहिए, ये सामान इधर नहीं जाना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं मैप के थ्रू, तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा मैप है, तो जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रांस में नेपोलियन ने बोल दिया कि फ्रांस में जो भी सूती का कपड़ा बनेगा वो स्पेन नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रांस के जो व्यापारी होंगे वो स्पेन तो नहीं बेच पाएंगे, बट स्पेन में अगर उसकी डिमांड है तो इससे व्यापारी को घाटा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि जो व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होता है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि लोग अपनी मर्जी से मुक्त व्यापार कर सके। तो ये सारी जो है विचारें डिमांड की थी, ये सारे विचार किसने रखे थे, इसे रखे थे जो नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, नया मध्यम वर्ग जो इमर्ज हुआ था, उसने ये सारी मांगे रखी थी। तो ये था हमारा पूरा उदारवादी राष्ट्रवाद। आगे बढ़ते और देखते हैं, तो जब हम बात करते हैं नेपोलियन के टाइम पीरियड की, तो नेपोलियन के टाइम पीरियड पे क्या होता था कि अगर हमें हैम्बर्ग, मतलब ना ये देखिए जैसे ये मैप है, यहाँ से ना मुझे यहाँ तक जाना है, बस इतनी दूरी तक जाना है, मतलब एक बॉर्डर क्रॉस करना है, तो मुझे जो है 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हैम्बर्ग यहाँ पे था, हैम्बर्ग से मान लीजिए न्यूरेमबर्ग यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी आएंगे, जितने भी सीमा शुल्क आएंगे, 11 सीमा शुल्क आते थे, और इन 11 सीमा शुल्क पर जो है हर जगह, हर सीमा पे, हर बॉर्डर पे मुझे 5% टैक्स देना होगा। यानी मतलब 11 अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करती हूँ तो मतलब मुझे 55% टैक्स तो ऐसे ही देना पड़ जाएगा, है ना, 55% टैक्स तो ऐसे देना पड़ेगा। तो इससे बताइए जो प्रोडक्ट मैं बेचूंगी, वस्तु बेचूंगी, उसकी जो प्राइस भी तो बढ़ेगी ना। तो इससे जो लोगों को फायदा होगा, नुकसान होगा, उन्हें भी तो महंगा मिलेगा। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया गया, अच्छा एक तो ये सिचुएशन रही टैक्स वाली। एक बात करते हैं एलए की, जो उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, ये एलए क्या था, वन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, एलए को याद रखना है, कपड़े नापने का पैमाना हुआ करता था। जैसे हम लोग आज कपड़ा मीटर में मापते हैं, उस टाइम जो है ये यूरोप में एलए में मापा जाता था। तो अगर फ्रैंकफर्ट में एक एलए, अभी जैसे हम 1 मीटर बोलते हैं, 1 मीटर में हम बोलते हैं 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर कपड़ा आ जाता है, तो उसमें एक एलए में फ्रैंकफर्ट में 54 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था। वही मेंस में देखे तो 55 सेंटीमीटर, और न्यूरेमबर्ग में देखे तो 65 सेंटीमीटर। डिफरेंस है या नहीं है, बहुत डिफरेंस है। अब इससे जो फ्रैंकफर्ट में रह रहा होगा बंदा, उसको तो बहुत कम मिल रहा होगा कपड़ा, वही न्यूरेमबर्ग वाले की तो मौज ही मौज, एक एलए में उसको 65 सेंटीमीटर कपड़ा मिल जा रहा है। तो ये सारी जो व्यापार में असंगतियां थी, उसको जो है खत्म करने के लिए यहाँ पे एक तरीका अपनाया गया जिसे कहा गया जॉल्वेराइन। जॉल्वेराइन जो है वहां पे स्टैब्लिश किया गया। ये कब स्टैब्लिश किया गया, 1834 में इसकी स्थापना की गई प्रशा के पहल पे। प्रशा ने पहल की जॉल्वेराइन को स्थापित किया, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जर्मन राज्य शामिल थे। जर्मन राज्य अगर बात करें ना, उस टाइम नेपोलियन के टाइम पे 39 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। तो इस 39 स्टेट्स में जो है जॉल्वेराइन की व्यवस्था को स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, शुरू किया गया। अब इसके माध्यम से क्या, जो शुल्क अवरोध, जो टैक्स का ये सिस्टम चल रहा था बहुत बेकार था कि मुझे 55% टैक्स देना पड़ रहा है अगर मुझे 11 बॉर्डर क्रॉस करना है, तो इस शुल्क अवरोधों को जो है खत्म कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ ही इसने राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई। अच्छा, ये जो मैंने आपके लिए एक नोट्स रेडी किया, इसमें आपको याद रखना है, एक तो एलए पे क्वेश्चन आ सकता है, एलए वर्म आकर के याद रखना है कि ये क्या है, कपड़े नापने का पैमाना है। और एक और आपको याद रखना है यहाँ पे जॉल्वेराइन का, जॉल्वेराइन भी जो है इंपॉर्टेंट है। हाँ, जॉल्वेराइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाली सिचुएशन क्या चल रही थी और उसका क्या निकाला गया। जॉल्वेराइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। 1834 में इसको स्टार्ट किया गया था। पढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। अब यहाँ पे ये क्यों बोला गया 1815 के बाद नया रूढ़िवाद, क्योंकि पहले तो रूढ़िवाद था ही, अब एक नया रूप ले लिया रूढ़िवाद ने। उसको कैसे देखते हैं, समझते हैं। पहले देखिए 1815 में क्या होता है, नेपोलियन की हार हो जाती है। किसमें हार हो जाती है नेपोलियन की, वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन की हार हो जाती है। अब वाटरलू का जो ये युद्ध होता है, इसमें नेपोलियन को हराते
बनाता कौन है? तो ये 4 देश है, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। अगर मैप में देखें, क्योंकि मैप से जब हम पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से समझ आता है, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलकर अकेले जो फ्रांस में नेपोलियन बैठा था उसको हरा देते हैं। क्यों हरा देते हैं? क्योंकि ये नेपोलियन इस टाइम बहुत ज्यादा विस्तार कर रहा था। अब जब ये 4 देश नेपोलियन को हराते हैं तो नेपोलियन के तो फ्रांस से एकदम साफ हो जाता है, नेपोलियन वहां से हट जाता है। उसके बाद ये चारों देश मिलकर जो है पूरे यूरोप का भविष्य गढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर देखें ना तो ये ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, प्रशा हो गया, ऑस्ट्रिया, ये अधिकतम यूरोप को कवर करते हैं। तो ये जो भी निर्णय लेंगे वो पूरे यूरोप को प्रभावित करेगा। तो अब ये बैठते हैं एक सम्मेलन में जिसमें वो एक संधि करते हैं जिसे ये वियना संधि कहा जाता है। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर या कहते हैं ऑस्ट्रिया के प्रमुख, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री। वो ड्यूक मेटरनिक जो थे उन्होंने वियना में जो संधि हुई थी ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया के बीच में उसकी अध्यक्षता की थी। 1 मार्कर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वियना का सम्मेलन हुआ था, वियना की संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष याद रखा है ड्यूक मेटरनिक थे। ड्यूक मेटरनिक कहाँ के? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। अच्छा, ये जो संधि हुई थी इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें ब्रिटेन था, रूस था, प्रशा था, ऑस्ट्रिया था, 4 देश शामिल हुए थे। 1815 में ये संधि हुई थी। अब जब ये संधि हुई इसके बाद इसका परिणाम क्या निकला? क्या इस संधि के तहत किया गया? अगर आपका पेपर में परिणाम पूछे या फिर उद्देश्य पूछे कि वियना संधि के परिणाम बताएं, वियना संधि के उद्देश्य बताएं, तब आपको ये 5 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 5 या 6, हाँ 6 पॉइंट जो लिखे हैं आप ये लिख कर आएंगे पेपर में, और चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं थोड़ा आंसर को इफेक्टिव दिखाने के लिए। तो पहला परिणाम क्या हुआ? इस जब ये संधि की गई तो इन चारों देशों ने जो जो नेपोलियन ने सुधार किए थे, नेपोलियन ने कौन से सुधार किए थे? जो हमने 1804 की नेपोलियन संहिता में पढ़ा था कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे जो है उसने कानून के समक्ष समानता दी थी। इसके अलावा टैक्स को खत्म कर दिया था, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। तो ये सारी व्यवस्था जो सुधार नेपोलियन ने किए थे, ये सारे सुधार को जो है खत्म कर दिया गया इसके तहत। तो नेपोलियन के सुधार को खत्म किया गया। इसके अलावा फ्रांस में उस टाइम नेपोलियन का शासन था, बट नेपोलियन के शासन को खत्म कर दिया जाता है और वहां पे जो बुर्बो वंश था, याद कीजिए क्लास 9 में आपने पढ़ा था, जो लुई सोल्वे जो फ्रांस पे शासन करता था वो कौन से वंश का था? बुर्बो वंश का था। तो वही बुर्बो वंश जिसे नेपोलियन ने हटा दिया था, बट जब नेपोलियन की 1815 में हार हो गई तो उसके बाद दोबारा से फ्रांस में बुर्बो वंश को स्टैब्लिश किया गया और उसका नियंत्रण यहाँ पे स्थापित किया गया। अब इसके अलावा राजतंत्र को जो है बहाल किया गया। अब यहाँ पे राजतंत्र को बहाल करने का मतलब क्या है? कई सारे क्षेत्र में इस टाइम पे राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ रही थी कि ऐसी सिचुएशन में वहां पे राजतंत्र को बहुत कड़ा रूप दिया गया, एकदम जैसे राजा की अथॉरिटी होती है वैसा स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे वही है, राजतंत्र को पुनः बहाल किया गया। इसके अलावा जो सेंसरशिप की डिमांड कर रहे थे कि सेंसरशिप को खत्म किया जाए, उसको खत्म नहीं किया गया बल्कि पुनर्स्थापित किया गया। और इस बार बहुत ज्यादा कड़ा नियम लगाया गया कि कोई भी अखबार बिना किसी मर्जी, इन सब की मर्जी के जो है छाप नहीं सकता, कुछ भी बिना राजा की मर्जी के कुछ छाप नहीं सकता। तो सेंसरशिप को जो है पुनर्स्थापित किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें जो फ्रांस की सीमा थी, फ्रांस की सीमा से मेरा क्या मतलब है? जो ये हमारा फ्रांस वाला है, ये फ्रांस का जो बॉर्डर है, ये इसके आसपास जो है, जैसे ये नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन सब पे जो है अलग अलग राज्यों को जो है खड़ा कर दिया ताकि भविष्य में कभी भी फ्रांस जो है विस्तार ना कर पाए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें नेपोलियन ने, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एरिया तक जो है विस्तार कर लिया था, लगभग इतना एरिया जो है उसने कवर कर लिया था। तो फ्रांस के बॉर्डर पे ना आर्मी खड़ी कर दी गई, इसलिए खड़ी कर दी गई ताकि कभी भी फ्रांस जो भविष्य में कभी विस्तार ना कर पाए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा याद रखना है कि जो 39 राज्यों में जर्मनी को विभाजित किया गया था, ये नेपोलियन के टाइम से विभाजित था, उसको वैसे के वैसे ही रखा गया। तो ये सारा जो है वियना सम्मेलन में ये सारे निर्णय दिए गए और उसको स्टैब्लिश किया गया था, उसको स्थापित किया गया था। इसी को कहा जाता है नई रूढ़िवादी व्यवस्था। याद रखना है, नई रूढ़िवादी व्यवस्था कब आई थी? 1815 में वियना में जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद जो है नई रूढ़िवादी व्यवस्था आई थी। और ये रूढ़िवादी व्यवस्था, इसको नया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये यूरोप में जो है पुनः एक तरह से एक नया रूप रूढ़िवाद ने ले लिया था, इसलिए इसे नई रूढ़िवादी व्यवस्था कहा गया है। अब ये जब सारा
व्यवस्था यहाँ पे चल रहा था, इतने सारा फिर से इन्होंने राजतंत्र को स्टैब्लिश कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई सारे विद्वानों ने, कई सारे क्रांतिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई। तो अब हम देखते हैं इसी में से एक क्रांतिकारी जिसका नाम आता है जुसेप्पे मैत्सिनी, जिसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इसमें पेपर से भी क्वेश्चन आता है। हाँ, एक बार याद रखनी है कि वियना संधि से ना 5 मार्क्स का भी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वियना संधि जो है, वियना सम्मेलन जो है इंपॉर्टेंट है। 1815 में जो वियना में सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे जो क्रांतिकारी, जो राष्ट्रवाद की भावना एक बार पनप जाती है तो क्रांतिकारी भी तो आने लग जाएंगे। अब राष्ट्रवाद की भावना प्रचार प्रसार हो चुकी है, वो पनप चुकी है यूरोप में। अब यहाँ पे जो है कई सारे क्रांतिकारी संगठन आते हैं, जो ये गुप्त संगठन होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर वहां पे देश के विरुद्ध में कुछ किया जाता था तो उसके खिलाफ जो है ये जो देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सख्त कदम उठाते थे। तो इसलिए जो है कई गुप्त संगठन इस टाइम पे इमर्ज हुए, क्रांतिकारियों ने कई गुप्त संगठन बनाए और कई सारे राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। भूमिगत मतलब छुप छुप के काम करने लगे और छुप छुप के जो है राष्ट्रवाद की भावना को जो है बढ़ावा देने लगे। तो ये यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है। इसी में से क्रांतिकारी आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन में भी दिया गया है, जुसेप्पे मैत्सिनी। जुसेप्पे मैत्सिनी पे आपके अभ्यास में क्वेश्चन बोला गया है कि जुसेप्पे मैत्सिनी पर टिप्पणी लिखें। तो आपको ये टिप्पणी लिखनी है, उसकी व्याख्या करनी है। पहले जान लेते हैं कौन है ये। तो जुसेप्पे मैत्सिनी जो है इटली के थे। इनका इटली में जन्म हुआ था 1807 में। इटली में इटली में नहीं, 1807 में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक जगह है जिनेवा, जिनेवा में इनका जन्म हुआ था और इटली में जो है मेनली इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब किया था और ये इटली में ही, इटली के लिए ही इन्होंने काम किया था। अब जब आगे देखते हैं तो ये क्या था, 24 साल की जब ये हुए थे तो 24 साल की उम्र में इन्होंने लिगोरिया में क्रांति की थी और इसके कारण इनको देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद इन्होंने कार्बोनरी संस्था को ज्वाइन किया और उसके सदस्य के रूप में काम किया। अब जब इन्होंने क्या देखा कि ये पूरा राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की जा रही है, राजतंत्र को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, सेंसरशिप लगाया जा रहा है, तो इन सबको देखते हुए इन्होंने 2 संगठन बनाए, जिसे एक कहते हैं यंग इटली और दूसरा आता है हमारा यंग यूरोप। यंग इटली जिसने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई इस संगठन ने। तो याद रखना है, जुसेप्पे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। ये कार्बोनरी संस्था के सदस्य थे और 24 साल की उम्र में इन्होंने लिगुरिया में क्रांति की थी, जिसके लिए उन्हें देश से निकाल दिया गया था। 2 संगठन बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्कर क्वेश्चन। ये कौन से 2 संगठन बनाए थे इन्होंने? यंग इटली बनाया था, यंग यूरोप बनाया था। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है जुसेप्पे मैत्सिनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जुसेप्पे मैत्सिनी ने की थी। तो ये ध्यान रखना है। और इन्होंने राजतंत्र का विरोध किया था। सिंपल सी बात है, राजतंत्र का तो वैसे उस टाइम पूरा विरोध चल ही रहा था पूरे यूरोप में, तो इन्होंने भी राजतंत्र का विरोध किया और गणतंत्र का जो है इन्होंने समर्थन किया था, गणतंत्र को जो है सपोर्ट किया था। अब ये जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं मेटरनिक। अभी मैंने आपको बताया था मेटरनिक कौन थे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। एक हिंट दे देती हूँ, वियना से रिलेटेड है, वियना में जो सम्मेलन हुआ था उससे रिलेटेड है। अब बताइए मेटरनिक कौन था। अब ये जो मेटरनिक है, जब ये सारी चीजें जुसेप्पे मैत्सिनी कर रहे थे तो मेटरनिक ने ये तक भी बोल दिया था कि ये जो जुसेप्पे मैत्सिनी है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जैसे आज की इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर कभी भी कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोला जाता है तो उसको एंटी नेशनल कर दिया जाता है, देश विरोधी कर दिया जाता है कि ये देश विरोधी तत्व है। अभी जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी का, तो उसकी एक उसका जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसको भी जो है यहाँ पे एंटी नेशनल घोषित करने का प्रयास किया जा रहा था, वो अलग बात है, वो असफल रहा। तो वैसे ही मेटरनिक ने क्या बोला था जुसेप्पे मैत्सिनी के बारे में कि भाई ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यही एक तरह से एंटी नेशनल जो है उसे घोषित करने का प्रयास किया गया। तो ये जो है आज की वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को कंप्लीट किया। वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा चैप्टर समझ में आया या नहीं, ये भी बताइएगा। मुझे कुछ चेंज करना हो, चैप्टर में कुछ सजेशन देना हो आपको, तो वो भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। SST मतलब